नमस्कार दोस्तों किसी इंसान के साथ कितना बुरा हो सकता है। मैं आज आपको एक घटना बताने वाला हूं। उस घटना को सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ घटनाएं ऐसी ही होती है, वो आपका दिल दहला देती है, आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। उस रात हम भी अपनी धुन में जा रहे थे। गाड़ी की स्पीड 80-90 के ऊपर थी और उस पर हमारे दिमाग पर एक नशा सवार था। वो रात मुझे आज भी याद है, 31 दिसंबर की रात। हम 3 दोस्त गाड़ी में फुल वॉल्यूम पर गाने बजाते हुए उसे तेजी से भगा रहे थे। उन दिनों इतनी चेकिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी। महेंद्र यानी मेरा दोस्त मेहू, वो गाड़ी चला रहा था। मनोज उसके साथ आगे बैठा था और महेश यानी मैं पिछली सीट पर। मैं पिछली सीट पर गाने की धुन पर झूम रहा था। हम नशे में थे और बस पूरी रात घूमना चाहते थे। हमें यह तक पता नहीं था कि गाड़ी कहाँ और किस तरफ जा रही है। शाम के 5 बजे हम घर से निकले थे। थोड़ी दूर जाकर हमने अपनी टंकी फुल की और फिर गाड़ी की। इसके बाद हम आगे निकल पड़े। हमें नहीं पता था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। पिछले 4-6 घंटों से हम बस घूम ही रहे थे और अब तक हम अपने घर से अंदाजन 150 किलोमीटर दूर आ चुके थे। रात के 12 बजने में बस थोड़ा ही वक्त बाकी था और अब हम फिर से पार्टी करना चाहते थे। तब हमें एक होटल या रिसोर्ट दिखाई दिया जहां पर न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। हर कोई अपनी धुन में नाच रहा था, गा रहा था और नए साल के इंतजार में था। शायद हमारी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। सब नाच ही रहे थे तो हम भी चुपचाप उस पार्टी में शामिल हो गए। गाड़ी देखकर शायद किसी ने हमसे पूछा तक नहीं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। शायद सबको यही लगा होगा कि हम उन्हीं में से एक है। हमने वहां जमकर बियर पी, नए साल की खुशियां मनाई और 12 बजने के कुछ मिनट बाद यानी 10-15 मिनट बाद बियर की 3 बोतलें उठाई और चुपचाप वहां से निकल गए। इससे पहले कि कोई हमें पहचान जाता, हमने सोचा कि वहां से निकलना ही बेहतर होगा। वहां से निकलने के बाद हमारी गाड़ी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। हम गाने बजाते हुए, झूमते हुए अनजान रास्तों से जा रहे थे। कुछ देर बाद यानी करीबन 8 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें कई गाड़ियां एक कतार में खड़ी दिखाई दी। वो देख महेंद्र ने कुछ ही दूरी पर गाड़ी को पीछे रोक दिया। आगे लंबी कतार को देखकर उसने कहा, अब ये आगे क्या है? मनोज ने भी उस तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, शायद कोई चेकिंग वगैरह चल रही होगी। मैं गाड़ी से बाहर उतरा और देखा कि सामने करीबन 40 से 50 गाड़ियां एक लंबी लाइन में खड़ी थी और वही आगे कुछ पुलिस वाले खड़े थे। मैं वापस गाड़ी में बैठ गया और फिर उनसे कहा, हम यहाँ से चुपचाप निकलते हैं। हमने शराब पी है और हमारी उम्र भी कम है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो नए साल का पहला दिन हमें जेल में बिताना पड़ेगा। महेंद्र ने उसी वक्त गाड़ी घुमा ली और मुझसे कहा, साइड के रास्ते से निकलते हैं। कुछ ही दूरी पर हमें एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। मनोज ने उस ओर इशारा करते हुए कहा, अरे वो रहा रास्ता, चलो अंदर अंदर से निकलते हैं, कोई हमें देखेगा भी नहीं। मैंने उस रास्ते की तरफ देख कर कहा, लेकिन ये रास्ता कहाँ जाता है? महेंद्र ने गाड़ी का गियर बदलते हुए कहा, अब तक हमें कहाँ पता था कि कौन सा रास्ता है, चलो इस पर भी जाकर देखते हैं। और इतना बोलकर उसने गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर निकाल दी। रास्ता सुनसान और कच्चा था, लेकिन महेंद्र फिर भी गाड़ी को तेज चला रहा था। गाड़ी के अंदर ऊंची आवाज में गाने बज रहे थे और हम सभी उस धुन पर झूम रहे थे। अब रास्ता खराब होने के कारण ऐसा लग रहा था कि गाड़ी भी हमारे साथ झूम रही है। और फिर कुछ ही दूर आगे महेंद्र ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। ब्रेक इतनी अचानक लगी थी कि हेडलाइट के सामने हर तरफ धूल और मिट्टी उड़ रही थी। मनोज और मैं दोनों उछलकर आगे गिर पड़े। मनोज ने तुरंत गाना बंद कर दिया और उससे पूछा, अभी क्या हुआ? महेंद्र ने गाड़ी के सामने उड़ती धूल की तरफ देखते हुए कहा, सामने कोई था यार, दिखने में कोई औरत थी, पर किसी बंदर जैसी भागती हुई वो तेजी से गाड़ी के सामने से गुजर गई। मैंने आसपास देखते हुए उसे कहा, अरे फिर वो कोई बंदर ही होगा, यहाँ ऐसी जगह कौन हो सकता है? महेंद्र ने आसपास देखकर कहा, नहीं, बंदर साड़ी नहीं पहनते। मतलब? मनोज ने उसके घबराए चेहरे को देखते हुए पूछा, मतलब वो औरत थी, उसके शरीर पर साड़ी थी और वो गाड़ी से भी तेज भाग रही थी, किसी बंदर की तरह। इसलिए तो मैंने ब्रेक मारी ना। और वो भले ही बहुत तेज थी, पर उसकी तस्वीर मेरे दिमाग में छप सी गई है। मनोज ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, बाबू
या तो तुम्हें चढ़ गई है या तुम जानबूझकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम भी शेर के बच्चे हैं, इतनी आसानी से नहीं डरते। मैं पीछे बैठ उनकी बातें सुन रहा था। बियर तो हम सभी ने पी ली थी, लेकिन नशे में कौन था ये पता नहीं। अगर महेंद्र सच बोल रहा था तो ये हमारे लिए खतरे का संकेत था, और अगर वो झूठ बोल रहा था तो मनोज रुकने वाला नहीं था। मनोज ने दरवाजा खोलकर बाहर खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिया, अबे कौन है बे? बंदरीन? हाँ, मरना है क्या जो हमारी गाड़ी के सामने आ रही थी? अरे यहां मरेगी तो तुझे देखने भी कोई नहीं आएगा। और उसकी वो बात एकदम से मेरे दिमाग में छप सी गई। मैं सोचने लगा, अगर हम भी यहां मर गए तो हमें भी ढूंढने यहां कोई नहीं आएगा, क्योंकि हम कितनी अंदर आ गए थे, कहां थे ये तक हमें पता नहीं था। सामने हेडलाइट की रोशनी में दूर दूर तक बस एक कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा था। मैंने महेंद्र के कंधे को छूकर पूछा, महेंद्र तू कहीं मजाक तो नहीं कर रहा ना? महेंद्र ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखकर कहा, आदमी भले ही कितने भी नशे में हो, पर जब ऐसा कुछ दिखाई देता है ना तो पूरा नशा उतर जाता है। मैं सच बोल रहा हूं यार, जो कुछ मैंने देखा वो बहुत ही अजीब था। अब तक मनोज बाहर खड़ा था और अपने आप ही कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने मनोज को आवाज देकर अंदर आने के लिए कहा। मनोज भी अंदर आकर बैठा और हमसे कहने लगा, देखा, मैंने बोला था ना कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो कहीं कोई हलचल तो दिखाई देती। फिर मैंने उसे समझाने के लिए कहा, अरे ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन, हमें नहीं पता कि हम किस इलाके में या रास्ते पर है। अच्छा होगा कि हम यहाँ से लौट जाए। वैसे भी हम अपने घर से काफ़ी दूर है और घर में किसी को भी नहीं पता कि हम कहाँ है। मनोज को पता नहीं क्या हुआ था। उसने महेंद्र को धक्का दिया और उसे कहा, चल इधर बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, देख तेरे को दिखाता हूँ कैसे गाड़ी चलाता है। महेंद्र ने उसे 2-3 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मनोज कहाँ सुनने वाला था। मनोज ने महेंद्र को सीट से हटाते हुए कहा, ठीक है, देख तेरी बात मान भी लूँ कि वो कोई औरत थी, तो इसमें इतनी डरने वाली क्या बात है? वो तो चली गई ना, तो अब हम भी चलते हैं। और उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर से म्यूजिक ऑन करके वो गाड़ी चलाने लगा। मैंने कुछ देखा तो नहीं था, इसलिए मैं इतना डरा हुआ नहीं था, पर महेंद्र बार बार सामने और अपनी बाईं तरफ देख रहा था। उसी पल मनोज ने मुझसे सिगरेट मांगी। मैंने एक पैकेट से सिगरेट निकालकर मनोज के हाथ में दे दी। वो सिगरेट पीते हुए गाड़ी को और तेज चलाने लगा, और तभी मनोज अचानक से चिल्लाया, वो देख, ठीक हमारी गाड़ी के पीछे है। मनोज ने साइड मिरर की तरफ इशारा किया। उसने तुरंत म्यूजिक बंद किया और गाड़ी की स्पीड थोड़ी धीमी करने लगा। तभी महेंद्र फिर से चिल्लाया, गाड़ी रोक मत, गाड़ी मत रोक, बस भगाता रहे। मनोज ने साइड मिरर की तरफ इशारा किया। मनोज ने गाड़ी तेज कर दी। गाड़ी भगाते हुए ही वो महेंद्र पर चिल्लाने लगा, अबे क्या है तेरा, क्या नाटक चल रहा है तेरा? महेंद्र ने उसे घबराई आवाज में कहा, मिरर में देख, तेरे साइड मिरर में देख। मनोज ने साइड मिरर में देखा, लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शायद इसलिए उसने गाड़ी का कांच नीचे किया, और तब मैंने भी उठकर उस साइड मिरर में देखा। सच में एक औरत गाड़ी की स्पीड के साथ साथ हमारे पीछे दौड़ रही थी, और तब हमें उसकी एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई दी। वो दौड़ते हुए एक अजीब सी आवाज कर रही थी। वो नज़ारा देखकर और उसकी आवाज सुनकर हमारे होश उड़ गए। मनोज ने सिगरेट वहीं पर फेंक दी और गाड़ी को संभालते हुए वो और तेज भगाने लगा। रास्ता खराब था, इसलिए गाड़ी बार बार उछल रही थी, पर अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम पूरी ताकत से उस सीट को पकड़े हुए थे। मनोज ने मुझे कहा, कांच ऊपर कर, बहुत डरावनी आवाज है उसकी। मैंने वहीं से हाथ डालकर वो कांच बंद कर दिया, क्योंकि उसकी आवाज़ सच में बेहद डरावनी थी, जैसे वो मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी उस आवाज़ से हमारे दिमाग को सम्मोहित कर रही हो। इतने ठंड में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। मनोज बार बार साइड मिरर में देख रहा था। महेंद्र फिर से मनोज पर चिल्लाया, तू सामने देख, मैं पीछे देखता हूँ। मैं भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, पर पीछे का कांच इतना धूल से भरा था कि कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक आकृति, बस एक परछाई सी हमारी तरफ बढ़ती नजर आ रही थी।
तभी महेंद्र ने कहा, कहाँ कहाँ चली गई वो? कहाँ गई वो? मनोज ने भी घबरा कर पूछा, अबे अबे क्या हुआ अब? महेंद्र ने साइड मिरर में और उठकर पीछे देखने की कोशिश की। हमारे पीछे अब कोई नहीं था। मुझे भी कोई परछाई नजर नहीं आ रही थी। उसने फिर कहा, वो अचानक कहीं गायब हो गई है। कांच पर काफी धूल जमी थी, तो मनोज ने फिर से कांच नीचे कर साइड मिरर में देखने की कोशिश की। अबे अबे वो कहाँ गई? हम फिर से शांत हो गए। सब तरफ धूल मिट्टी उड़ रही थी। तभी हमें वो अजीब सी आवाज दोबारा सुनाई दी। हम सब घबरा कर पीछे देखने लगे और मैं जोर से चिल्लाया, मनोज मनोज सामने देख। बस कुछ पल का अंतर, कुछ ही कदम की दूरी पर वो औरत हमारी गाड़ी के सामने खड़ी थी। मनोज सामने देख गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक लगा पाता, तब तक हमारी गाड़ी उसे कुचल कर आगे निकल गई। लेकिन फिर भी मनोज ने घबरा कर कसकर ब्रेक मारी। गाड़ी रास्ते से उतरकर नीचे फिसल गई और एक बड़े से गड्ढे में उछलकर पेड़ से जा टकराई। वो टक्कर इतनी जोरदार थी, वो धमाका इतना जोरदार था कि हमें झटका सा लगा। हम सब डैशबोर्ड पर आ गिरे। मेरी कोहनी मनोज के सिर पर लगी। मेरा एक पैर सीट में फंस गया था। मनोज के सिर से भी खून बह रहा था। महेंद्र को भी बहुत ज्यादा चोटें आई थी। वो अजीब आवाज अब आनी बंद हो गई थी। सब कुछ शांत हो गया था। हम सबके शरीर जैसे टूट से गए थे। मैंने देखा कि मेरे घुटने और पैर में चोट आई थी। महेंद्र के हाथ छिल गए थे। मनोज भी दर्द से करहा रहा था। हम धीरे धीरे संभल कर वहां से उठे और अपने अपने जख्मों को देखने लगे। ये सब बस कुछ ही मिनट तक चला। फिर हमें उस अजीब औरत का ख्याल आया। महेंद्र डरते हुए बोला, क्या वो मर गई? वहां क्या हुआ? मनोज ने पैर बाहर निकालते हुए दर्द से कराहते हुए कहा, वो गाड़ी के नीचे तो आ गई थी, पर पता नहीं मरी या नहीं। महेंद्र गुस्से में डैशबोर्ड पर हाथ मारने लगा। शिट 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 शिट, हम ये कहाँ आ गए? मनोज ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और लगातार कोशिश की, पर अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। हम सब गाड़ी के अंदर बैठे थे और बस आस लगाए थे कि कुछ भी हो लेकिन बस गाड़ी स्टार्ट हो जाए। मैंने तब उन्हें कहा, यहां बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें बाहर जाकर गाड़ी देखनी होगी और इसे यहां से निकालना होगा। हम तीनों एक एक करके गाड़ी से नीचे उतरे। जैसे ही हम बाहर आए, हमने देखा कि जहां हम खड़े थे वहां से गाड़ी को ऊपर ले जाना नामुमकिन था। गाड़ी रास्ते से काफी नीचे उतर चुकी थी और हम तीनों उसे रास्ते पर नहीं चढ़ा सकते थे। गाड़ी को चालू करना ही एक रास्ता था, पर अब गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। तभी हमारा ध्यान पास में जल रही किसी चीज पर चला गया। शायद हमने उसे पहले देखा तो था, पर उस पर ध्यान नहीं दिया था। मनोज ने पास की उस आग की तरफ देखकर कहा, यह क्या है? हम दोनों ने भी उस तरफ मुड़कर देखा। वहां जहां हम खड़े थे उससे और भी नीचे कुछ जल रहा था। महेंद्र ने उस आग को देखकर कहा, शायद यहां आसपास जरूर कोई होगा। उस आग को मैंने भी देखा था, तो मैंने अपना सर ना में हिलाते उन्हें कहा, यह आग नहीं है, बल्कि ये किसी की चिता जल रही है। क्या तुम्हें मांस जलने की बदबू नहीं आ रही? लेकिन फिर भी मेरी बात सुनकर महेंद्र थोड़ा खुश हो गया। यहां चिता जल रही है मतलब आसपास कोई बस्ती या गांव जरूर होना चाहिए। मुझे भी उसकी बात समझ में आ गई और तभी मनोज ने कहा, क्या हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए? मनोज ने सवाल किया क्योंकि जहां हम खड़े थे वहां से ऊपर का रास्ता हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उस बात पर महेंद्र ने कहा, हमारी सुरक्षा के लिए हमें कुछ साथ लेकर जाना होगा। अब गाड़ी मनोज की थी तो उसने निराश होकर कहा, गाड़ी में सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। हमें एक दूसरे के भरोसे आगे बढ़ना होगा। अगर कुछ लोग मिल जाएंगे तो हम गाड़ी को ऊपर खींच सकते हैं। मुझे उसकी बात सही लगी, लेकिन सच कहूं तो हमारी हालत बहुत खराब थी। किसी को पैर में चोट लगी थी तो किसी के हाथ में। ऐसे में अगर हमारे साथ कुछ भी अजीब हो जाता तो पता नहीं हम मिलकर उसका सामना कर पाएंगे भी या नहीं। मनोज ने इधर उधर देखकर कहा, लेकिन हम जाएंगे किस तरफ? यहां तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मैंने उसकी बात पर थोड़ा सोचकर कहा,
अब तक तो हमने इतनी दूरी तय की है, यहाँ तक तो हमें कोई बस्ती या घर दिखाई नहीं दिया। इसका साफ मतलब है हमें आगे ही जाना होगा। हमने अपने अपने हाथों में बड़े बड़े पत्थर उठा लिए। हमारी सुरक्षा के लिए यही एकमात्र हथियार था। डर से कराहते हुए हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर और संभलते हुए हम ऊपर की ओर चढ़ने लगे। ऊपर जाकर हमने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। कोई लाश नहीं थी, कोई खून नहीं था। और ये हमारे लिए और भी डरावनी बात थी, क्योंकि अगर वहां कोई लाश नहीं है तो इसका मतलब है कि वो औरत अब भी जिंदा है। वो अजीब औरत, और वो जो कोई भी चीज थी, हो सकता है कि वो हमारे आसपास ही कहीं हो। ये सोचकर हम सबके शरीर कांपने लगे। हम तीनों भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। शायद हम एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन सब जानते थे कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। आगे बढ़ना ही एकमात्र पर्याय था। हम तीनों इस तरह चल रहे थे कि एक का ध्यान पीछे, एक का ध्यान दाईं तरफ और एक का ध्यान सामने और बाईं तरफ था। हमारे लिए राहत की बात यही थी कि अब वो डरावनी आवाज नहीं आ रही थी। वातावरण में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा था। ठंड बढ़ गई थी। चांद की थोड़ी बहुत रोशनी थी, जिसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद हमें एक और चीज दिखाई दी। वहीं पर रास्ते के किनारे एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था। हम ट्रक के पास जाकर अंदर झांक कर देखने लगे। ट्रक के अंदर भी कुछ नहीं था, कोई नहीं था। ट्रक वहां ऐसे ही रुका हुआ था। हम सब एक दूसरे को देखने लगे कि ये ट्रक यहां कैसे आ गया। मतलब यहां जरूर कोई होना चाहिए। ट्रक को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़े। कुछ 10-15 मिनट चलने के बाद हमें कहीं से खांसी की आवाज सुनाई दी। पता नहीं वो किसकी थी, लेकिन उस आवाज को सुनकर हमें थोड़ा अच्छा लगा। हमें लगा कि आसपास जरूर कोई घर या बस्ती होनी चाहिए। अब हमें जरूर कोई मदद मिल सकती है। थोड़ी ही दूरी पर हमें कुछ घर जैसा दिखाई दिया, पर जैसे जैसे हम उसके पास गए हमें यह साफ हो गया कि वो घर नहीं बल्कि एक झोपड़ी थी। हम झोपड़ी के पास पहुंच गए। आसपास देखते हुए हमने आवाज लगाई, कोई है अंदर, हमें मदद चाहिए। अंदर से हमें फिर से खांसने की आवाज सुनाई दी। वो किसी बुजुर्ग महिला की आवाज लग रही थी। उसके बाद फिर कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से उस दरवाजे की ओर बढ़ रहा हो। सब इतना धीमा चल रहा था कि हम यहां वहां देखते हुए वही बाहर खड़े थे। कुछ देर बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला। अंदर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। महिला ने हमें देखकर दरवाजा फिर से बंद कर लिया और कुछ देर बाद वो लालटेन लेकर फिर से दरवाजे पर आ गई। लालटेन को ऊपर उठाकर उसने हम सबके चेहरे देखने की कोशिश की। अपनी आंखें बारीक करते हुए वो हमें घूर रही थी। फिर उसने धीमी कांपती आवाज में हमें पूछा, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? महेंद्र ने उस बूढ़ी औरत से कहा, जी हम तीनों दोस्त थे, इस रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी का बीच में ही एक्सीडेंट हो गया। क्या यहाँ कोई है जो हमारी मदद कर सके? बुढ़िया ने हल्के से मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देखा और थोड़ा हंसकर ही जवाब दिया, यहाँ और लोग यहाँ कोई नहीं आता। इस बुढ़िया की किसको पड़ी है? बूढ़े लोगों को सब छोड़ देते हैं। पर अगर मेरे लायक कुछ हो तो मुझे बता दो, मैं जरूर तुम्हारी मदद कर दूंगी। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हम सोच रहे थे कि अब ये बुढ़िया हमें क्या मदद करेगी। मनोज ने उस बुढ़िया से फिर से एक सवाल किया, यहाँ आसपास कोई गांव या घर है? बुढ़िया ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए बड़े आराम से कहा, हाँ, एक गांव है, लेकिन यहाँ से दूर है। वो काफी आगे है। पता नहीं कितना वक्त लगेगा, पर अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम सीधे इस रास्ते से आगे बढ़ते जाओ। तब मैंने थोड़ा झोपड़े के अंदर झांकते हुए उनसे पूछा, क्या आप यहाँ अकेली रहती है? बुढ़िया ने अपने हाथ में जो लालटेन थी उसको दरवाजे की कुंडी से लटकाते हुए कहा, नहीं, मैं और मेरी बहन हम दोनों यहाँ पर रहते हैं, पर आज वो घर पर नहीं है। मैं घर का काम संभालती हूँ और मेरी बहन बाहर जाकर काम करती है।
मैंने महेंद्र और मनोज को थोड़ा साइड में ले जाकर कहा, देखो, हमें नहीं पता कि हमारे आसपास कोई खतरा मंडरा रहा है या नहीं। आगे जाने में हमें 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं और हमें यह भी पता नहीं कि रास्ते में फिर से क्या हो जाएगा। हमारी हालत भी ठीक नहीं है। अगर ये औरत हमें यहाँ रुकने दे तो हमारे लिए यही सही होगा। मेरी उस बात पर दोनों सहमत हो गए। फिर मनोज ने उस बुढ़िया से कहा, सुनिए, क्या हम सुबह तक यहाँ रुक सकते हैं? हमें यहाँ का कुछ भी पता नहीं है और अभी अभी कुछ देर पहले हमने एक बहुत ही डरावनी चीज़ देखी थी। बस इसलिए अगर आप हमें कुछ घंटे यहाँ बिताने दें तो हम आपको कुछ पैसे दे देंगे। मनोज की बात सुनते ही बुढ़िया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हम सबकी तरफ देखकर उसने पूछा, कितने पैसे दोगे? कितने हैं तुम्हारे पास? हम सब ने अपनी अपनी जेबें टटोली और कुछ नोट निकाल कर उसे गिनते हुए अंदाजे से कहा, यही कोई 5-10 हज़ार होंगे। बुढ़िया ने कुछ देर सोचा और फिर हमें जवाब दिया, ठीक है। वैसे ऐसी हालत में किसी से पैसे लेने तो नहीं चाहिए, पर मैं और मेरी बहन इस उम्र में इतना काम नहीं कर पाते। इन पैसों से हमारे कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे। आओ, अंदर आओ। ये जगह ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तीनों उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे अंदर चले गए। वहां अंदर एक अजीब सी बदबू आ रही थी। पता नहीं कैसी थी, लेकिन अलग अलग चीज़ों की मिलकर एक अजीब सी गंध वहां फैली हुई थी, जैसे कोई अलग अलग चीज़ें एक साथ सट रही हो। लेकिन उस वक्त हमें उस बदबू से कोई मतलब नहीं था। हमारे लिए तो सुरक्षा ज़रूरी थी और फिलहाल हमें यहाँ सुरक्षित लग रहा था। बुढ़िया वहीं एक पुराने जालीदार खाट पर बैठ गई और खुद के पैर दबाने लगी और फिर उसने हमसे कहा, अगर तुम्हें पानी चाहिए होगा तो तुम्हारे बगल में एक बर्तन है, उसमें पानी रखा है। मनोज ने उस बर्तन की तरफ देखा, लेकिन उसे वो पानी कुछ ठीक नहीं लगा। वहां लालटेन की रोशनी भी बहुत ज्यादा नहीं थी। उस रोशनी में हम एक दूसरे को बस थोड़ा बहुत देख पा रहे थे। हम सभी अब भी दर्द में थे। बुढ़िया ने मनोज की कराहती हुई आवाज को सुनकर पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे वो बातें याद आते ही मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। महेंद्र ने तब धीमी आवाज में कहा, जी हम पार्टी करने निकले थे, नया साल मना रहे थे। फिर अचानक हम रास्ता भटक गए और इस रास्ते पर आ गए। बुढ़िया ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए पूछा, नया साल? ये क्या होता है? मनोज ने सवालिया निशान से पूछा, क्या आपको नया साल नहीं पता? बुढ़िया ने मुस्कुरा कर कहा, अरे हम अनपढ़ लोग हैं, कभी कोई स्कूल तक नहीं देखा, हमें क्या पता होगा ये तुम्हारा नया साल, ये पार्टी जो तुम बोल रहे हो। मनोज ने उन्हें समझाया कि पार्टी किसे कहते हैं और नया साल वगैरह क्या होता है। फिर बुढ़िया ने उसकी बात पर हंसकर कहा, अच्छा, मतलब ये मांस मछली खाने को तुम पार्टी कहते हो। अच्छा है। मनोज ने फिर अपनी बात को आगे बताया, गाड़ी चलाते वक्त मेरे दोस्त ने एक अजीब चीज देखी। वो एक औरत थी जो हमारी गाड़ी के पीछे बहुत तेज भाग रही थी। हम इसलिए डर गए कि कोई औरत इतनी तेज कैसे भाग सकती है। उसकी आवाज भी बहुत अजीब थी। उसकी आवाज को सुनकर हमारे दिमाग में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। फिर उससे बचने के चक्कर में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर हम घर ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गए। बुढ़िया ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कोई जानवर होगा। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हारी जान तो बच गई। तुम्हें यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ गरम गरम पीने के लिए दे सकती हूँ, जिससे तुम्हें और अच्छा लगेगा। बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। महेंद्र ने बुढ़िया की बात पर कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर भी बुढ़िया अपनी खाट से उठकर खड़ी हो गई और झोपड़ी से बाहर जाते हुए उसने कहा, तुम यहाँ आराम से बैठे रहो, चाहे तो सो भी सकते हो। मैं बस पीछे जाकर अभी लौट आती हूँ। हमारा चूल्हा बर्तन सब पीछे है ना,
वहां से तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अब तुम लोग मुझे पैसे देने ही वाले हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। बस कोई बोझ नहीं रखना चाहती। बुढ़िया की बातें सुनकर हमें थोड़ा अच्छा लगा कि ये बुढ़िया कितनी प्रामाणिक और सरल है, लेकिन फिर भी हम उसे मना कर रहे थे। पर बुढ़िया हमें आग्रह करते हुए झोपड़ी से बाहर चली गई। उसने बाहर से दरवाजा खींचकर बंद कर लिया। वहां जो पानी का बर्तन था, मनोज ने उस पानी को थोड़ा चख कर देखा। उसे उसका स्वाद बहुत अजीब लगा। उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा, यह पानी नहीं है, कुछ और ही है। कुछ देर बाद हमें खचखच की आवाज सुनाई दी, जो बाहर कहीं से आ रही थी। फिर बर्तनों की आवाज सुनाई दी। हम वही बैठे इंतजार कर रहे थे कि बुढ़िया क्या लाने वाली है। तभी कुछ देर बाद वो एक बड़ा सा बर्तन लेकर अंदर आ गई, जिसमें एक बड़ा सा चम्मच था। उसने वो बर्तन हमारे सामने रखा और कहा, इसे पीकर देखो, इससे तुम्हें काफ़ी ताकत मिलेगी। मेरी बहन ने कल रात हमारे लिए कुछ मांस लाया था, उसी में से जो कुछ बचा था उसी का ये उबला हुआ पानी है, जिसे तुम्हारी भाषा में पालती कहते हैं। मनोज उनकी बात सुनकर हंस पड़ा और उसने कहा, पालती नहीं माँ जी, पार्टी कहते हैं उसे। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उस चम्मच से थोड़ा सा पानी ले लिया और उसे सूंघ कर देखा। उसकी खुशबू किसी चिकन सूप जैसी थी। थोड़ा सा चक्कर उसने हमारी तरफ देखा। उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा था और फिर देखते ही देखते हम तीनों ने मिलकर उस बर्तन को खाली कर दिया। वो गर्मा गर्म सूप पीकर हमें काफी राहत मिली और अंदर से भी अच्छा लगने लगा। फिर उस बुढ़िया ने वहां से एक फटा हुआ कंबल हमारे पास रखते हुए कहा, मेरे पास बस यही एक चीज है, तुम तीनों इसे ओढ़कर थोड़ा आराम कर लो। हम उस फटे कंबल को अपने शरीर पर ओढ़कर वहीं पर बैठे रहे। नीचे से जमीन बहुत ठंडी थी, इसलिए हम नीचे सो नहीं पा रहे थे। बुढ़िया ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर अपनी खाट पर जाकर लेट गई। कुछ ही देर बाद बुढ़िया भी सो गई। सूप पीने के बाद हमारी प्यास और बढ़ गई थी, पर वहां पड़ा पानी पीने का मन नहीं था। महेंद्र बैठे बैठे झपकियां ले रहा था, पर मुझे और मनोज को तब तक नींद नहीं आ रही थी। मनोज ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, यार बहुत प्यास लग रही है। जैसे ही मनोज ने यह बात कही, बुढ़िया अचानक से जाग गई। अब तक वो खर्राटे ले रही थी, पर जैसे ही मनोज ने पानी की बात की, बुढ़िया ने एकदम से कहा, क्या तुम्हें और पानी चाहिए? मनोज भी हकलाने लगा, नहीं नहीं, बस ऐसे ही। बुढ़िया खाट पर उठकर बैठ गई। इसकी मुझे आदत है, रुको मैं तुम्हारे लिए और साफ पानी रख देती हूँ। शायद ये पानी दिन भर यहाँ पड़ा पड़ा गंदा हो गया होगा। बुढ़िया फिर से अपनी खाट के सहारे उठ खड़ी हो गई और झोपड़ी के बाहर चली गई। कहीं से वो एक थाली में पानी लेकर अंदर आ गई। उसने पानी मनोज के आगे रखा। मनोज ने पानी को फिर एक बार चेक किया और उसे गटागट पी गया। बुढ़िया ने मुस्कुराकर पूछा, पानी अच्छा था ना? मनोज ने खुशी से जवाब दिया, जी बहुत अच्छा था और मीठा भी। और चाहिए? इस पर मैंने उन्हें कहा, अगर हमारे लिए और थोड़ा मिल जाता तो अच्छा होता। बुढ़िया फिर से बाहर चली गई और फिर एक बर्तन में पानी लेकर आ गई। पानी सच में बहुत अच्छा था और मीठा भी। तब जाकर हमारी प्यास बुझ गई। हमने बुढ़िया को धन्यवाद दिया। वह हमारे लिए जो कुछ कर रही थी वो बहुत ही बड़ी बात थी। अब हम सोने की बजाय उनसे बातचीत करने लगे। महेंद्र ने उनसे सवाल पूछा, आप यहाँ कितने सालों से हैं? बुढ़िया ने बिना सोचे ही उसे जवाब दिया, पता नहीं, मुझे गिनती तो नहीं आती, पर इतना बोल सकती हूँ कि काफी साल हो गए हैं मुझे यहाँ। महेंद्र ने फिर से सवाल किया, तो आप और आपकी बहन दोनों ही यहाँ रहती है? क्या आप दोनों ने शादी नहीं की? इस पर बुढ़िया हंस पड़ी और बोली, शादी की थी किसी जमाने में, पर एक एक कर मेरे घर के सारे लोग मर गए। तब से हम दोनों अकेली यहाँ रहती है। मेरे सारे घर वाले मर गए और मैं अपनी बहन के साथ यहाँ रहने लगी। उन दिनों वो बहुत छोटी थी और उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था, और तब से हम साथ हैं। मनोज ने अगला सवाल किया, क्या आपको यहाँ अकेले डर नहीं लगता?
मतलब ऐसी सुनसान जगह पर? बुढ़िया ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे कहा, इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं जब बहुत छोटी थी तब से यहाँ रह रही हूँ, और वैसे भी बूढ़े लोगों को कौन मारना चाहेगा? किसको फर्क पड़ता है, आज मरे या कल? कौन देखने वाला है यहाँ? बुढ़िया की ये कुछ कुछ बातें हमें चुभ रही थी। महेंद्र ने उस बात को बदलने के लिए पूछा, क्या आपको कोई बेटा या बेटी नहीं है? बुढ़िया ने नीचे जमीन की तरफ देखते हुए एक धीमी सांस ली, फिर अपनी आंखें बंद कर वो बस बैठी रही। शायद इस सवाल से उन्हें बहुत दुख पहुंचा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके जीवन में बहुत दुख भरा हो। मैंने उस बात को बदलने के लिए फिर से कहा, माँ जी आप आराम कीजिए, सो जाइए। बुढ़िया ने अपनी नज़र ऊपर उठाई और फिर धीमी आवाज में हमें कहा, ठीक है, वैसे ये कहानी मैंने कई बार सुनाई है, कई लोगों को सुनाई है, एक बार और सुना दूंगी, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर कुछ देर चुप रहकर उन्होंने आगे बताना शुरू किया। ये एक बेहद अजीब सा किस्सा है। उन दिनों हमारे घर में एक बिल्ली थी, पता नहीं कहाँ से आई थी, पर वो हमारे घर पर ही रहती थी। शायद वो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए वहाँ आई थी। मेरा बेटा तब इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन समझदार था। एक रोज उसने देखा कि बिल्ली ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है। ये जो मेरी उंगलियां हैं ना, इतने बच्चे थे उसे। वो उस बिल्ली से बहुत प्यार करता था। उस बुढ़िया ने जो उंगलियां हमें दिखाई थी वो 4 उंगलियां थी। लेकिन अगले ही दिन अचानक उनमें से इतने बच्चे कहीं गायब हो गए। उसने अपनी 2 उंगलियां बंद कर दी, मतलब उस बिल्ली के 2 बच्चे गायब हो गए थे। इस बात से मेरे बेटे को बहुत चिंता हुई। वो दिन भर बच्चों को ढूंढता रहा, पर वो कहीं नहीं मिले। शाम को उसने देखा कि बिल्ली एक कोने में बैठी अपने ही एक बच्चे को खा रही थी। उसे बहुत बुरा लगा। वो बिल्ली को उठाकर मेरे पास लेकर आया और मुझे रोते हुए कहने लगा, माँ ये बिल्ली तो अपने ही बच्चों को खा रही है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे कुएं में फेंक दूंगा। मुझे ऐसी बिल्ली नहीं चाहिए जो अपने ही प्यारे बच्चों को खा जाती है। इस बात पर मैंने उसे समझाया कि बेटा बिल्लियाँ ऐसी ही होती है। बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें अचानक बहुत तेज़ भूख लगती है, और अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो वो अपने बच्चों को ही खा जाती है। वो पूरी रात इस बात से परेशान था। बिल्ली को लेकर अब उसके मन में कोई प्यार नहीं बचा था। उस रात उसने देखा कि वो बिल्ली अपने बच्चों को खाने के बाद भी आराम से बैठी है। उसे न कोई दुख है न कोई खल है। और मेरा बेटा ये सोचने लगा कि कोई अपने बच्चों को खाने के बाद इतने आराम से कैसे बैठ सकता है। इसलिए मेरे बेटे ने उस बिल्ली को उठा लिया और कुएं में फेंकने चला गया। पर पता नहीं कैसे वो खुद उस वक्त कुएं में गिर पड़ा। मैं उस रात उसे समझाने ही वाली थी कि बेटा यही प्रकृति का नियम है, भूख ही सर्वश्रेष्ठ है। पर वो तो। मनोज ने उनकी बात को बीच में ही काट दिया। माँ जी जाने दीजिए, बात को यही रहने दीजिए, आप आराम कीजिए, हम आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। बुढ़िया ने खाट पर लेटते हुए कहा। हाँ, वैसे भी हम बूढ़ों के पास दुख के अलावा होता ही क्या है। अच्छा जाने दो, तुम लोग भी अब आराम करो। बुढ़िया की बातें सुनकर मुझे बुरा लगा। हम सब चुप हो गए। झोपड़ा होने के कारण अंदर बहुत ज्यादा ठंड थी। कुछ ही देर में मनोज और महेंद्र की बैठे बैठे आंख लग गई। मेरी भी आंखें झपक रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मुझे बहुत जोर का टॉयलेट आया। मैंने कुछ देर के लिए रोक कर रखा, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि मैं ज्यादा देर तक रोक नहीं पा रहा था। मुझे आखिरकार जाना ही था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से बुढ़िया की नींद फिर से टूट जाए।
ऐसा कहा जाता है कि बूढ़े लोगों की नींद बहुत कच्ची होती है। मनोज और महेंद्र दोनों घायल हो गए थे। मुझे उन्हें जगाने का मन नहीं हुआ और अकेले बाहर जाने से भी मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने झोपड़ी से ज्यादा दूर न जाने का फैसला किया। फिर धीरे से चादर हटाकर मैं चुपचाप वहां से उठ गया। मैंने झोपड़ी का दरवाजा एक तरफ खींचा और बाहर चला गया। मैं कुछ पल दरवाजे के पास ही खड़ा रहा, इधर उधर नजर घुमाकर देखा। हर तरफ एक भयानक सन्नाटा था। जैसे ही मैं झोपड़ी से बाहर निकला, मेरे शरीर को ठंड चुभने लगी। चांद की हल्की सफेद रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। मैं झोपड़ी के थोड़ा पीछे चला गया, चारों ओर देखा और वहीं पर खड़ा रहा। टॉयलेट हो जाने के बाद एक बात मेरे ध्यान में आ गई। मैंने देखा कि यहां पीछे कोई किचन या कुछ भी नहीं है। तो ये बुढ़िया हमारे लिए सूप कहां से लाई थी? वहां तो बर्तन भी नजर नहीं आ रहे थे। पर तब मेरा ध्यान एक चीज पर चला गया। वहां से 10 कदम दूरी पर एक कुआं था। कुतूहल से मैं कुएं के पास चला गया। मैंने अंधेरे में उस कुएं में अंदर झांक कर देखा, लेकिन अंधेरा होने के कारण वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि देखो तो कुएं में कितना पानी है। शायद बुढ़िया ने हमें इसी कुएं का पानी दिया होगा। मैंने किनारे पर पड़ा एक पत्थर उठाया और उस कुएं के अंदर फेंक दिया, लेकिन कुएं के अंदर से पानी की कोई आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे वहां कुछ हिल रहा हो। मैंने दूसरा पत्थर उठाकर उसे अंदर फेंका, लेकिन फिर से वही आवाज, किसी तरह की घबराहट भरी डरी सहमी सी आवाज। मेरे मन में अब कई सवाल थे। यहां जरूर कुछ है। मैंने एक बार फिर से अंदर ध्यान से देखा। किसी तरह की कुछ हलचल महसूस हो रही थी, जैसे कोई कुएं के अंदर लेटा पड़ा था और झटपटा रहा था। मैं कुएं में उतरने के लिए सीढ़ियां ढूंढने लगा। कुएं में एक तरफ सीढ़ियां तो थी, लेकिन वहां एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी से काफी दूर थी। मैं किसी तरह 2-3 सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया और तब जाकर मुझे वहां नीचे एक आदमी नजर आया। किसी ने उस आदमी को वहां पर बांध कर रखा था। मैं धीरे धीरे संभल कर उसके पास पहुंचा। हेलो, तुम कौन हो? वहां जो भी था उसने मेरी आवाज सुनी और फिर से झटपटाने लगा। उस झटपटाहट के साथ ही पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं और नीचे चला गया। कुएं के तल पर थोड़ा अंधेरा था, लेकिन जब मैं नीचे गया तो देखा कि वहां एक आदमी था। किसी ने उसे बांध कर रखा था। मैंने उसके हाथों और पैरों की रस्सियां खोल दी। उसके मुंह पर एक गंदा कपड़ा था, उसे भी हटा दिया। वो कपड़ा हटाते ही वो उल्टियां करने लगा। उसके मुंह से मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। उसे उल्टी तो हो रही थी, लेकिन वो आवाज निकालने से बहुत डर रहा था। वो अपना मुंह दबाकर कुछ देर तक उल्टी करता रहा और उसके बाद वो वहीं पर शांत बैठा रहा, लेकिन बस कुछ ही देर के लिए। उसने धीमी धीमी सांसें ली और फिर अचानक मुझसे बोला, चलो चलो यहां से हमें जल्दी निकलना होगा। मैंने हैरान होकर उसे पूछा, लेकिन क्यों, क्या हुआ है? उसने मेरे पास आकर कहा, अगर उसने हमें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं अभी भी उलझन में था। कौन? वो बुढ़िया? लेकिन उसी ने तो हमारी मदद की है। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक नजर मेरी तरफ देखा और कांपते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मैं उसके पीछे पीछे चला गया और फिर उससे कहा, लेकिन तुम किस बात से इतना डर रहे हो? यहां आखिर हुआ क्या है? वो आदमी अपने थरथराते हाथों से अपनी जेब को टटोलने लगा और जेब से एक टॉर्च निकालकर उसने उस टॉर्च की रोशनी कुएं में एक अंधेरे कोने की तरफ चमकाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां उस कुएं के अंदर एक पेड़ था और उसी पेड़ से एक शव लटका हुआ था। उसका सिर टूटकर उसकी छाती पर पड़ा हुआ था। शरीर के अंग बाहर लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी बकरे को मारकर ऊपर लटका दिया गया हो। उसके शरीर से अब भी खून टपक रहा था। ये सब देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा शरीर खड़े खड़े ही थरथर कांपने लगा। वो आदमी तेजी से पत्थरों की सीढ़ियां चढ़ने लगा। घबराहट में मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। हम दोनों भी कुएं से बाहर आ गए और तभी उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा। बिल्कुल आवाज मत करना, हमें चुपचाप यहां से निकलना होगा। मैंने उसका हाथ हटाते हुए धीमी आवाज में उसे कहा, लेकिन मेरे दोस्त उस झोपड़ी में है, मुझे उन्हें बचाना होगा। तो उसने गुस्से में ही मुझे कहा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती?
उस झोपड़ी के अंदर जाना मतलब मौत को बुलावा देने जैसा है। मैंने भी उसका हाथ हटा दिया। क्या तुम उस बुढ़िया से डर रहे हो? उसे तो ठीक से चलना तक नहीं आता, ठीक से दिखाई तक नहीं देता। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से में ही अपना हाथ अपने सिर पर मार लिया और फिर वो उल्टी दिशा में चलने लगा। मैं भी कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चला गया, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वहां क्या हो रहा है और वो आदमी किस चीज से डर रहा है। मैंने उसे रोकते हुए उसे कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे मेरे दोस्तों को बचाना होगा। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, कुएं के अंदर जो लटक रहा था वो भी मेरा दोस्त ही था। उसकी हर बात मुझ में डर पैदा कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक तरफ मेरे दोस्त थे तो दूसरी तरफ मुझे मेरी आंखों के सामने वो लाश नजर आ रही थी। लेकिन फिर भी मैं पीछे मुड़ा और झोपड़ी की ओर चलने लगा। मैं बिना कोई आवाज किए बस चल रहा था। मैं जैसे ही झोपड़े के पास पहुंचा, मुझे झोपड़े के बाहर कुछ दिखाई दिया। वहां दरवाजे के पास कोई खड़ा था। उसे देख मैं वहीं एक पेड़ के पीछे छुप गया। हल्की सफेद रोशनी में उसे देखने की कोशिश करने लगा और तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो वही औरत है जो हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी। उसके बंदर जैसे टेढ़े हाथ दरवाजे पर थे। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। घबराहट में मेरे मुंह से आवाज निकलने ही वाली थी कि तभी उस आदमी ने मेरा मुंह दबा दिया और उसके अगले ही पल मुझे उस औरत की वो भयानक आवाज सुनाई देने लगी। आवाज को सुन वो आदमी मुझे खींचता हुआ पीछे ले जाने लगा। हम दोनों पेड़ों और झाड़ियों के बीच से संभलकर तेज चल रहे थे। पता नहीं वहां पीछे क्या हो रहा था। हमें बस पीछे से आती उस औरत की वो भयानक सी आवाज और उसके साथ साथ कुछ चीखें सुनाई दे रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। वो बंदर जैसे दिखने वाली भयानक औरत ने मेरे दोस्तों के साथ क्या क्या होगा, ये सोचकर ही मेरा दिल दहल उठा। हम दोनों भी भाग रहे थे। मेरी सांसें तेज चल रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में कई सवाल थे कि उस बुढ़िया का क्या हुआ होगा, मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ होगा, वो सब जिंदा है भी या नहीं, यह आदमी कौन है जिसके साथ मैं भाग रहा हूं। और सबसे आखिर में एक सवाल था कि जिसकी आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी, वो भयानक से दिखने वाली वो औरत कौन थी। इस कहानी के वो सारे सवाल और उन सारे सवालों के जवाब आपको इसी कहानी के अगले भाग में सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहानी को ठीक से सुना है तो मुझे बस इस सवाल का एक जवाब कमेंट कर बताइए कि वो आदमी कौन था जिसके साथ महेश आखिर में भाग रहा था। कहानी में इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, बस एक छोटा सा क्लू है। देखते हैं कि आप इसे गेस कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।